द डीप डाइव की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा का विषय भौतिकी के सबसे बुनियादी लेकिन कह सकते हैं कि सबसे रहस्यमयी हिस्सों में से एक पर आधारित है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो हमारे चारों तरफ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र की, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सर्दियों के मौसम में ऊनी स्वेटर उतारते समय जो चटचट की आवाज आती है, या अंधेरे में जो हल्की सी चिंगारी दिखाई देती है। एकदम सही। वो सिर्फ एक आम घटना नहीं है। इस गहन चर्चा का मिशन उन्हीं अदृश्य ताकतों के पीछे के विज्ञान को डिकोड करना है। आज की हमारी सामग्री में कुछ पाठ्यपुस्तकों के अंश और कुछ बहुत ही शानदार शोध शामिल हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि भौतिक विज्ञान अक्सर अपने मुश्किल फॉर्मूलों की वजह से थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन आज हम इसे बहुत अलग तरीके से पेश करने वाले हैं और रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। मैं सोच रही थी कि हम शुरुआत इतिहास से करें। ये एक अच्छा विचार है। अगर हम स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास को देखें तो ये बहुत पुराना है। नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है ना ये? हाँ, ग्रीस के मिलेटस निवासी थेल्स ने सबसे पहले इस घटना पर ध्यान दिया था। उन्होंने देखा कि जब अंबर नाम के पदार्थ को ऊन या रेशम से रगड़ा जाता है तो वो सूखे तिनकों जैसी हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है। और अंबर से ही वो शब्द आया है इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। ये जानकर हैरानी होती है कि इलेक्ट्रॉन शब्द की उत्पत्ति ही ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, जिसका मतलब अंबर ही होता है। मतलब एक पेड़ के सूखे हुए राल से शुरू हुआ ये सफर आज की पूरी आधुनिक तकनीक का आधार बन गया। ये सच में अद्भुत है। लेकिन ये जो खींचने या दूर धकेलने की ताकत है, इसे तो सदियों तक एक रहस्यमयी शक्ति ही माना जाता रहा। सही कहा। बहुत लंबे समय तक ये एक जादू जैसा था, लेकिन समय के साथ खासतौर पर अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के शोध ने इसे एक वैज्ञानिक ढांचा दिया। उन्होंने ही बताया कि विद्युत आवेश सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। और अपनी सुविधा के लिए उन्होंने इन्हें धनात्मक और ऋणात्मक नाम दिया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, और ये कोई गणितीय प्लस या माइनस नहीं था। ये सिर्फ चीजों को अलग अलग पहचानने और समझने का एक तरीका था। प्रयोगों से ये साफ हो गया था कि अगर एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए और दूसरी प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ा जाए तो कांच और प्लास्टिक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर 2 कांच की छड़ें पास लाई जाएं, तो वे एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। एकदम सही। यहीं पर यह समझना जरूरी हो जाता है कि रगड़ने की इस पूरी प्रक्रिया में आखिर होता क्या है। अक्सर लोगों को लगता है कि रगड़कर कोई नई ऊर्जा या नया चार्ज पैदा किया जा रहा है, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से छलांग लगाकर दूसरी जगह चले जाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए जो हमारी आज की पहली ट्रिक है, वो है समान में संग्राम, विपरीत में विश्राम। समान में संग्राम, विपरीत में विश्राम। ये बहुत ही बढ़िया तरीका इसे याद रखने का है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर एक जैसे आवेश आमने सामने आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव, तो वे हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। उनके बीच एक संग्राम या टकराव होगा। और अगर विपरीत आवेश हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वे एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। वे आकर्षित होंगे और साथ मिलकर एक संतुलित अवस्था में आ जाएंगे, यानी विश्राम करेंगे। बहुत ही साधारण लेकिन ऐतिहासिक उपकरण का जिक्र आता है, जिसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। ये वही उपकरण है जिसमें सोने की पतली पन्नियां इस्तेमाल होती हैं। हाँ, सोने को इसलिए चुना गया क्योंकि इसे पीटकर बहुत ही बारीक और हल्का बनाया जा सकता है। इस उपकरण में एक धातु की छड़ होती है, जिसके निचले सिरे पर सोने की 2 बहुत ही पतली पन्नियां लटकी होती हैं। तो जब कोई चार्ज्ड वस्तु इसे छूती है, तो आवेश उस धातु से होता हुआ उन दोनों सोने की पन्नियों तक पहुंच जाता है। अब चूंकि दोनों पन्नियों पर बिल्कुल एक जैसा यानी समान आवेश आता है, तो आपकी उसी ट्रिक के अनुसार उनमें संग्राम होता है। वे एक दूसरे को दूर धकेलती हैं और फैल जाती है। और पन्नियां जितनी ज्यादा दूर हटेंगी, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि वस्तु पर आवेश उतना ही अधिक है। यह उस अदृश्य बल को देखने का एक बेहद शानदार और विजुअल तरीका है। ये वाकई एक चालाक तरीका है। अब आगे बढ़ते हुए उस आम सवाल पर आते हैं जो कंघी और कागज के टुकड़ों से जुड़ा हुआ है। सूखे बालों में प्लास्टिक की कंघी रगड़ने पर वह कागज को खींचने लगती है, लेकिन धातु की चम्मच के साथ ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। जो लोग विज्ञान में रुचि रखते हैं उन्हें तो ये तो पता ही है,
कि धातुएं चालक होती हैं और प्लास्टिक विद्युतरोधी, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। लेकिन यहाँ जो गहराई वाली बात हमारे नोट्स में सामने आती है वो ये है कि हमारा मानव शरीर और पृथ्वी इस पूरी प्रक्रिया में कैसे काम करते हैं। यही वो बिंदु है जहां सारा फर्क पैदा होता है। धातु की चम्मच और मानव शरीर दोनों ही विद्युत के बेहतरीन चालक हैं। जब चम्मच को बालों में रगड़ा जाता है तो उस पर आवेश तो आता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। एकदम सही। वो एक पल के लिए भी वहां रुकता नहीं है। वो तुरंत चम्मच से होता हुआ हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे पैरों के जरिए सीधे जमीन यानी पृथ्वी में चला जाता है। क्योंकि पृथ्वी एक अनंत चालक की तरह काम करती है। हाँ, जो कितना भी आवेश सोख सकती है। और इसके विपरीत प्लास्टिक की कंघी एक विद्युतरोधी है। उस पर जो आवेश आता है वो बहकर कहीं नहीं जा पाता, वो उसी जगह फंसा रहता है जहां रगड़ लगी थी। इसी फंसे हुए आवेश को हम स्थिर विद्युत कहते हैं। बिल्कुल। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि आवेश कैसे बर्ताव करता है, तो इसके 3 मूल गुणों पर बात करना जरूरी है जो पूरी भौतिकी की नींव रखते हैं। पहला है योज्यता या एडिटिविटी। इसका अर्थ तो सीधा सा है कि किसी भी प्रणाली में कुल आवेश उसके अलग-अलग हिस्सों के आवेशों का सीधा बीजगणितीय जोड़ होता है। हाँ, अगर +2 और -2 आवेश एक साथ हैं तो कुल परिणाम 0 होगा। और दूसरा गुण है संरक्षण या कंजर्वेशन। ऊर्जा की तरह ही आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। लेकिन इन सब में जो सबसे क्रांतिकारी विचार मुझे लगा वो है इसका तीसरा गुण, क्वांटमीकरण, मतलब क्वांटाइजेशन। क्वांटमीकरण का विचार तो पूरी आधुनिक भौतिकी का एक तरह से टर्निंग पॉइंट है। इसे सबसे पहले फैराडे ने अपने प्रयोगों में महसूस किया था और बाद में मिलिकन ने अपने प्रसिद्ध ऑयल ड्रॉप प्रयोग के जरिए से साबित किया। इसका जो गणितीय रूप स्रोत में दिया गया है वो है Q = Ne, जहां E एक इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि इस छोटे से सूत्र का अर्थ क्या है। ये बताता है कि प्रकृति में मिलने वाला कोई भी स्वतंत्र आवेश हमेशा इस E का एक पूर्ण गुणज होगा। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। हाँ, इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं काटा जा सकता। आवेश हमेशा 1E, 2E, 3E के रूप में ही मिलेगा। 1.5E या 2.75E जैसी कोई चीज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती। ये एक तरह से ब्रह्मांड का सबसे छोटा लेगो ब्रिक है। और इसे दिमाग में बिठाने के लिए हमारी दूसरी ट्रिक काम आएगी। ट्रिक है आवेश का पैकेट सिस्टम। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्वांटमीकरण को एक बाजार की तरह देखा जा सकता है, जहां कोई खास सामान सिर्फ एक तय पैकेट में ही मिलता है। मान लीजिए कॉफी सिर्फ 1 किलो के बंद पैकेट में आती है, तो कोई भी व्यक्ति या तो 1 पैकेट लेगा या 2 लेगा या 100 लेगा। आधा या पौना पैकेट मांगना संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही आवेश हमेशा E के फिक्स्ड पैकेट में ही मिलेगा। पैकेट की ये उपमा बहुत सटीक है, लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े पैमाने पर यानी मैक्रो स्तर पर आवेशों को देखते हैं तो हमें ये पैकेट सिस्टम महसूस नहीं होता। ऐसा क्यों? इसका कारण वो विशाल संख्या है। 1 कूलम्ब आवेश में लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या है कि अगर ये सारे पैकेट एक साथ बह रहे हों तो वो हमें अलग अलग पैकेट नहीं बल्कि पानी की एक लगातार बहती हुई धार की तरह लगते हैं। इसलिए मैक्रो लेवल पर हम क्वांटमीकरण को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर यही पैकेट सिस्टम सब कुछ तय करता है। यह एक बहुत ही बारीक अंतर है, लगातार बहते पानी और अलग अलग बूंदों के बीच का अंतर। अब बात करते हैं उन ताकतों की जो इन आवेशों के बीच लगती हैं। यहाँ कूलॉम के नियम की एंट्री होती है। कूलॉम का नियम भौतिकी के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। यह नियम बताता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के परिमाणों के गुणनफल पर सीधा निर्भर करता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर इसे बिना किसी भारी शब्दावली के समझाया जाए तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि दोनों आवेश जितने बड़े होंगे उनके बीच की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाया जाएगा वो ताकत बहुत तेजी से गिरेगी। बिल्कुल। अगर दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो बल आधा नहीं होता बल्कि 4 गुना कम हो जाता है। यही दूरी के वर्ग का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के साथ तुलनात्मक अध्ययन। कूलॉम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बिल्कुल समानांतर चलता है। हाँ, दोनों ही दूरी के वर्ग के नियम का पालन करते हैं, लेकिन दोनों की ताकतों में जमीन आसमान का फर्क है। ये तुलना विज्ञान के सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक है।
गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा चीजों को सिर्फ अपनी तरफ खींचता है। लेकिन विद्युत बल खींच भी सकता है और धकेल भी सकता है। और जहां तक ताकत का सवाल है, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 की घात 36 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। 10 की घात 36, ये तो मतलब 1 के आगे 36 शून्य। ये एक ऐसी संख्या जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण जो इतने बड़े बड़े ग्रहों और तारों को बांधे रखता है, वो असल में इस ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल है, जबकि विद्युत बल अविश्वसनीय रूप से ताकतवर है। ये सोचने पर ही दिमाग सुन्न कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बल इतना ताकतवर है तो ये हवा में खाली जगह के बीच से कैसे काम करता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को समझना होगा। सही कहा। किसी भी आवेश के चारों ओर का वो इलाका, वो दायरा जहां उसका असर महसूस किया जा सके, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस अदृश्य क्षेत्र को समझने के लिए माइकल फैराडे ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं का विचार दिया था। फैराडे का ये विचार विज्ञान में एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि दूरी से काम करने वाले बल को, जिसे एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते हैं, उसे समझना बहुत मुश्किल था। ये काल्पनिक रेखाएं बताती हैं कि बल किस दिशा में लग रहा है और उसकी ताकत कितनी है। बिल्कुल। जहां ये रेखाएं एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र बहुत मजबूत होता है, और जैसे जैसे ये रेखाएं दूर दूर फैलती जाती हैं, बल कमजोर होता जाता है। एक और नियम यह है कि धनात्मक आवेश से ये रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश में हमेशा अंदर की तरफ जाती हैं। इसे विजुअलाइज करने के लिए हमारी तीसरी ट्रिक बहुत काम आती है। ट्रिक का नाम है नदी का बहाव और फव्वारा। ये सुनने में ही बहुत इमेजिनेटिव लग रहा है। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक नदी के बहाव की तरह देखा जा सकता है। जहां नदी संक्रिय होती है, पानी का बहाव बहुत तेज होता है। ठीक वैसे ही जहां रेखाएं पास पास है, बल सबसे ज्यादा है। और दिशा के लिए? दिशा के लिए धनात्मक आवेश को एक फव्वारे की तरह सोचिए, जहां से पानी हर दिशा में बाहर निकल रहा है। वहीं ऋणात्मक आवेश को एक नाले या सिंक की तरह सोचिए, जहां सारा पानी आकर अंदर समा रहा है। फव्वारा और नाला ये बहुत ही उम्दा और स्पष्ट तस्वीर बनाता है। पानी हमेशा फव्वारे से निकलकर नाले में जाता है। बिल्कुल वैसे ही क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाती हैं। ये विजुअल मॉडल बहुत सी जटिल चीजों को आसान कर देता है। अब इसी पॉजिटिव और नेगेटिव के जोड़े से एक नई अवधारणा जन्म लेती है, विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, जब समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक दूसरे के बहुत करीब बंधे होते हैं, तो वे एक जोड़ा बनाते हैं, जिसे द्विध्रुव कहते हैं। और इसका अपना एक प्रभाव होता है, जिसे द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट कहते हैं, जिसकी दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। लेकिन जो चीज इसे सबसे दिलचस्प बनाती है, वो है इसका बाहरी विद्युत क्षेत्र में बर्ताव। जब इसे किसी बाहरी क्षेत्र में रखा जाता है। हाँ, जब एक द्विध्रुव को किसी बाहरी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक घुमाने वाला बल लगता है, जिसे बल आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। ये टॉर्क लगातार कोशिश करता है कि वह उस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में सीधा कर दे। इस टॉर्क को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना बहुत आसान है। हर किसी के घर में रखा माइक्रोवेव ओवन इसी सिद्धांत पर काम करता है। अरे वाह, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। पानी का अणु अपने आप में एक प्राकृतिक द्विध्रुव है। इसका एक सिरा थोड़ा पॉजिटिव और दूसरा थोड़ा नेगेटिव होता है। जब माइक्रोवेव चालू होता है, तो वो अंदर एक तेजी से बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। और ये क्षेत्र पानी के अणुओं पर यही टॉर्क लगाता है। बिल्कुल, जिससे वे अणु एक सेकंड में अरबों बार अपनी दिशा बदलते हैं, यानी घूमते हैं। उनके इसी तेजी से घूमने और रगड़ खाने से जो ऊष्मा पैदा होती है, उसी से हमारा खाना गर्म होता है। यह एक बहुत ही शानदार बात है, जो दिखाती है कि द्विध्रुव का ये सिद्धांतिक कंसेप्ट कैसे सीधे हमारी रसोई से जुड़ा है। अब इसके बाद हम एक और ज्यामितीय कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका नाम सुनते ही अक्सर लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि इसके गणित में कोण और त्रिकोणमिति शामिल हो जाती है। परिभाषा के अनुसार देखें तो किसी दी गई सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस सतह का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसके गणित में क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण बहुत अहम भूमिका निभाता है। फ्लक्स का पूरा गणित इसी बात पर निर्भर करता है कि सतह का झुकाव कैसा है। बिल्कुल, अगर सतह बल रेखाओं के एकदम सामने लंबवत है, तो कोसाइन वक्र के अनुसार प्रभाव सबसे अधिकतम होता है।
लेकिन जैसे जैसे सतह को तिरछा किया जाता है यह प्रभाव कम होने लगता है। और इसे बिना किसी गणित के याद रखने के लिए हमारी चौथी ट्रिक हाजिर है, खुली खिड़की से आती हवा। ये ट्रिक्स वाकई बहुत क्रिएटिव हैं। इसे कैसे समझेंगे? फ्लक्स को एक खुली खिड़की से कमरे में आ रही हवा की तरह महसूस किया जा सकता है। अगर खिड़की हवा के बहाव के एकदम सामने सीधी खुली है तो सबसे ज्यादा हवा अंदर आएगी। ये अधिकतम फ्लक्स है। और अगर खिड़की को थोड़ा तिरछा कर दिया जाए तो जाहिर है कम हवा अंदर आएगी। और अगर खिड़की हवा के बहाव के बिल्कुल समानांतर हो जाए तो हवा सीधे निकल जाएगी, अंदर आएगी ही नहीं। यही वो कोण का कमाल है जो फ्लक्स तय करता है। सतह का झुकाव जितना सीधा सामने होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। खिड़की वाली ये ट्रिक कोसाइन के पूरे गणित को एक पल में समझा देती है। अब तक हमने जो भी चर्चा की वो ज्यादातर अलग-अलग रखे बिंदु आवेशों के इर्द गिर्द थी। सही कहा। लेकिन भौतिकी की असली दुनिया में आवेश इस तरह से एक-एक करके नहीं सजे होते। सही कहा। वे अक्सर पूरी सतह पर, किसी लंबे तार पर या पूरे आयतन में फैले होते हैं। इसे सतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ये रैखिक, पृष्ठीय और आयतनी रूप में हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आवेश इस तरह से फैला होता है तो कूलॉम का नियम लगाकर हर एक छोटे हिस्से का बल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा कैलकुलेशन बन जाता है जिसमें पन्नों के पन्ने भर जाएं। और यहीं पर भौतिक विज्ञान के सबसे महान और शानदार नियमों में से एक सामने आता है, गॉस का नियम। गॉस का नियम तो जैसे इस पूरी मुश्किल को चुटकियों में हल कर देता है। बिल्कुल। गॉस का नियम कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट का 1 गुना होता है। लेकिन सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये गॉस का नियम इतना खास क्यों है, इसका मास्टर स्ट्रोक क्या है? इसका मास्टर स्ट्रोक है इसकी सममिति या सिमेट्री पर पकड़। जब हमें बहुत ही सममित आकृतियों जैसे अनंत लंबे तार, समतल चादर या किसी गोल खोल का विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो गॉस का नियम उस जटिल कैलकुलेशन को एक लाइन में समेट देता है। जैसे एक खोखले आवेशित गोल खोल का उदाहरण ले लें। हाँ, गॉस के नियम से ये तुरंत साबित हो जाता है कि उस खोल के बाहर तो विद्युत क्षेत्र ऐसा बर्ताव करता है जैसे सारा आवेश केंद्र में सिकुड़ा हुआ हो, लेकिन उस खोल के अंदरूनी हिस्से में विद्युत क्षेत्र हमेशा पूरी तरह शून्य होता है। अंदर कोई बल नहीं लगता। अंदर शून्य। ये तो फैराडे के पिंजरे का आधार है, जहां बिजली गिरने पर भी कार के अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि सारा आवेश धातु की बाहरी सतह पर ही रहता है और अंदर क्षेत्र शून्य होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। और गॉस के इस महान नियम को समझने के लिए हमारी पांचवी और आखिरी ट्रिक है जादुई संदूक। जादुई संदूक? हाँ, गॉस के नियम में जो बंद पृष्ठ होता है उसे एक जादुई संदूक मान लिया जाए। अब इस संदूक का आकार कैसा भी हो, वो एकदम गोल हो, चौकोर हो या बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किस बात से पड़ता है? अगर उस संदूक के अंदर रखा चमकता हुआ बल्ब यानी कुल आवेश एक ही है तो उस संदूक के बाहर जो कुल रोशनी निकलेगी यानी फ्लक्स, वो हमेशा बराबरी होगी। वाह, ये तो बहुत ही सरल हो गया। बाहर खड़े किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस बात से मतलब है कि संदूक के अंदर कुल कितना सामान है। संदूक की शक्ल, आकार या डिजाइन से फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ता। जादुई संदूक का ये विचार गॉस के नियम के दिल तक पहुंचता है। फ्लक्स सिर्फ अंदर बंद कुल आवेश पर निर्भर करता है, सतह के आकार पर नहीं। गॉस का नियम कोई अलग जादू नहीं है, बल्कि वो कूलोम के नियम का ही एक अधिक सुंदर और व्यापक रूप है। ये सभी नियम एक ही ब्रह्मांडीय सत्य के अलग अलग पहलू हैं, पास ही मौजूद हैं। हमारी ट्रिक्स ने इन भारी भरकम सिद्धांतों को बहुत आसान बना दिया है। बिल्कुल। विज्ञान जब समझ आ जाए तो वो गणित का बोझ नहीं बल्कि एक रोमांचक कहानी जैसा लगने लगता है। और अब इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। चर्चा के बीच में ये बात सामने आई थी कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 36 गुना ज्यादा ताकतवर है। हाँ, 1 के आगे 36 शून्य। तो सोचने वाली बात यह है कि हम हर पल हर सेकंड धरती के गुरुत्वाकर्षण को तो अपने ऊपर हावी महसूस करते हैं, जरा सा उछलते हैं तो तुरंत नीचे आ गिरते हैं, लेकिन धरती का ये महाशक्तिशाली विद्युत बल हमें रोजमर्रा की जिंदगी में उस तरह से क्यों नहीं खींचता या धकेलता? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या पूरी धरती और हमारे आसपास की सभी विशाल वस्तुएं असल में अंदर से पूरी तरह
उदासीन या न्यूट्रल हैं? क्या उनमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का संतुलन इतना खौफनाक हद तक सटीक है कि वो इतने भयंकर बल को अपने भीतर पूरी तरह छिपाए बैठा है? यह निश्चित रूप से भौतिकी की सबसे खूबसूरत और हैरान करने वाले विरोधाभासों में से एक है। संतुलन की यह सटीकता ही इस ब्रह्मांड में जीवन को संभव बनाती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए। इसी रोमांचक सवाल के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। शून्य से लेकर अनंत तक फैले इन बलों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान को इसी तरह अपनी दुनिया से जोड़ते रहें।